नमस्कार दोस्तों, मैं शांडिल अनुज। आज हम पार्डनिंग पावर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 पार्डनिंग पावर के बारे में बात करता है। आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट के पावर के बारे में और 161 जो है वो गवर्नर के पार्डनिंग पावर के बारे में बात करता है। हम देखेंगे पार्डनिंग पावर क्या है, किन आधारों पर इन्हें पार्डन किया जा सकता है और आर्टिकल 72 और 161 में क्या अंतर है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस है और क्या ऑब्जर्वेशन है। दोस्तों, आर्टिकल 72 जो है ये प्रेसिडेंट के जुडिशियल पावर को शो करता है। जुडिशियल पावर यानी न्यायिक शक्ति के बारे में बात करता है। आपने देखा है कि आपके यहां गवर्नमेंट में 3 ऑर्गन्स हैं, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है। जनरली आपने देखा कि आपके यहां जो सेपरेशन ऑफ पावर को अडॉप्ट किया गया है, यानी पार्शियली सेपरेशन ऑफ पावर है। जुडिशरी के काम को करती है और एग्जीक्यूटिव जो है वो विधि लागू करने का काम करती है और लेजिस्लेचर जो है वो विधि बनाने का कार्य करता है। लेकिन हमारे यहां ये पार्शियली सेपरेशन ऑफ पावर को अडॉप्ट किया गया है, यानी जुडिशरी कभी लेजिस्लेचर के कार्य को करती है और कभी एग्जीक्यूटिव के कार्य को करती है और लेजिस्लेचर जो है वो कभी जुडिशरी के कार्य को करता है और ये ओवरलैप है। इसी क्रम में आज देखा जाएगा कि ये जो जुडिशरी का काम है, किसी को दोष सिद्ध करना, उसे एक्विट करना, ये बात हमारी एग्जीक्यूटिव के द्वारा किया जा रहा है। यानी एक ओवरलैप जो दिखता है वो यहां पे आपको दिखेगा। तो प्रेसिडेंट के पास जो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो पार्डनिंग पावर्स रखते हैं। जैसा कि हमारे यहां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बात स्पष्ट किया कि लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के संबंध में 1 डिग्री और अधिक प्रोटेक्शन दिया गया है। यानी जुडिशरी यदि किसी को फाइनली कन्विक्ट करता है तो 1 स्टेप अहेड, 1 कदम आगे बढ़ करके या 1 डिग्री ज्यादा प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया गया है और वो हमारे एग्जीक्यूटिव के द्वारा, हेड ऑफ द स्टेट के द्वारा किया जाता है। आज उसी के क्रम में देखिए, आर्टिकल 72 जो है उसमें 2 बातें बताई गई है। कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो पार्डन्स कर सकते हैं, रेप्राइव कर सकते हैं, रेप्राइट्स किया जा सकता है, ये रेस्पाइट्स किया जा सकता है और रेमिशन किया जा सकता है। ये 4 शब्द हैं और ये किसके बारे में, और ये पनिशमेंट के बारे में बात कर रहा है। पनिशमेंट यानी यदि कोई पनिशमेंट दिया गया है तो प्रेसिडेंट के द्वारा उसे क्षमा किया जा सकता है, उसका प्रबलंबन किया जा सकता है, उसे विराम दिया जा सकता है, उसका रेमिशन किया जा सकता है, परिहार किया जा सकता है। यानी क्षमा, प्रबलंबन, विराम और परिहार। और ये किसके बारे में बात करता है? ये पनिशमेंट के बारे में बात करता है, ये दंड के बारे में बात करता है। इसी के साथ दूसरा है कि यहां पे सस्पेंड किया जा सकता है। क्या सस्पेंड किया जा सकता है? रेमिट किया जा सकता है और कम्यूट किया जा सकता है, कम्यूट किया जा सकता है। और इस पे जो बात करी गई है वो सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। यानी आपने देखा कि सेंटेंस का सस्पेंड किया जा सकता है, रेमिट किया जा सकता है, कम्यूट किया जा सकता है, जबकि पनिशमेंट को पार्डन किया जा सकता है, रेप्राइव किया जा सकता है, रेस्पाइट किया जा सकता है और रेमिशन किया जा सकता है। ये आपके महामहिम प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। आर्टिकल 72 के अंतर्गत अपने जुडिशियल पावर को यूज करते हुए किया जाएगा। इन शब्दों को देखा जाए, ये पार्डन का अर्थ होता है जब किसी व्यक्ति को जो उसके ऊपर चार्ज लगा है उसे पूरी तरीके से माफ कर दिया जाए, उसे क्षमा कर दिया जाए, इस पर कोई निगेटिव इंपैक्ट नहीं होता है। रेप्राइव और रेस्पाइट और रेमिशंस और कम्यूटेशंस, इन सारे शब्दों को हम देख लें। पहला जो है वो पार्डन है। पार्डन का मतलब मैंने आपसे बताया कि पार्डन का मतलब क्षमा हो गया। दूसरा जो है वो कम्यूटेशन की बात कर रहा है, कम्यूट करता है। कम्यूट के बाद जो है वो रेमिशन है। इसी क्रम में आप याद रखेंगे। और तीसरा वर्ड
जो है रेमिशन है, और फिर उसके बाद रेप्राइव है या रेस्पाइट है। एंड चलिए वन बाय वन देखा जाए। पार्डन का मतलब मैंने आपसे बताया, ये क्षमा हो गया, और क्षमा का मतलब ये होता है कि यदि किसी अभियुक्त के ऊपर कोई दंड दिया गया है, यदि उसे क्षमा कर दिया जाए तो यह मान लिया जाएगा कि वो पूरी तरीके से निर्दोष हो चुका है, उसके ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है। कम्यूटेशन का मतलब होता है यदि कम्यूट किया गया है तो यहां पे दंड को भी कम किया जाता है और उस दंड की प्रकृति को भी कम किया जाता है, उसकी नेचर को भी कम किया जाता है। जैसे 4 साल का या 5 वर्ष का कठोर कारावास की बात करें, 5 वर्ष के कठोर कारावास की बात करें तो यदि उसे कम्यूट किया जा रहा है तो इसे 3 वर्ष के साधारण कारावास में बदल दिया जाता है, सिंपल इंप्रिजनमेंट में बदल दिया जाता है। यहां पे आप देख रहे हैं कि उसकी मात्रा को भी कम किया जा रहा है और उसकी प्रकृति को भी परिवर्तित किया जा रहा है। तो ऐसे किसी दंड में जब दंड की मात्रा को और उसकी प्रकृति को भी परिवर्तित किया जाता है तो उसे कम्यूट कहा जाता है। जबकि इसके अपोजिट जो रेमिशन की बात किया गया है, यहां पे रेमिशन का मतलब क्या है कि जब दंड की मात्रा को तो कम कर दिया जाता है, दंड की मात्रा को कम कर दिया जाता है। देखिए दंड की मात्रा जो है वो कम हुई है, लेकिन प्रकृति जो है वो नेचर उसका चेंज नहीं हुआ है। अर्थात यदि 3 वर्ष का कठोर कारावास है यानी रिग्रेस इंप्रिजनमेंट है तो उसे 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदल देना, ये आपका रेमिशन कहलाएगा, यानी परिहार कहलाता है। अर्थात यहां पे देख रहे हैं सिर्फ मात्रा कम हुई है, प्रकृति परिवर्तित नहीं है। और यदि प्रकृति और मात्रा दोनों परिवर्तित होगा तो कम्यूटेशन होगा, सिर्फ मात्रा कम होगी और प्रकृति में परिवर्तन नहीं होगा तो वो रेमिशन हो जाएगा। और रेस्पाइट का अर्थ होता है कि यदि किसी विशेष परिस्थिति के आधार पर दंड को कम कर दिया जाता है, किसी विशेष परिस्थिति के आधार पर, यानी स्पेसिफिक कंडीशन बिलोंग करती हैं। जैसे यदि कोई महिला यदि मां बनने वाली है तो उसे दंड की मात्रा को कम कर दिया जाता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो इन्फर्मिटी उसमें आ गई है तो उसे विराम कहा जाता है। और फिर प्रलंबन या रेप्राइव या सस्पेंशन की बात करें तो यदि किसी कोर्ट के द्वारा यदि कोई कन्विक्शन किया गया है, दोष सिद्धि की गई है और उसके लिए कोई अपील किया गया है या क्षमादान की याचिका दायर की गई है, तो जब तक क्षमादान की याचिका डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती है, विनिश्चित नहीं कर दी जाती है, तब तक उस दंड के एग्जीक्यूशन के कार्यान्वयन को रोका जाता है। तो जब तक उसे रोका गया है वही प्रलंबन कहलाता है, आपका सस्पेंशन कहलाता है या रेप्राइव कहलाता है। तो ये मैंने सारे वर्ड्स के बारे में आपसे बताए। यहां पे आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में मान लीजिए कि ए को जो है वो मृत्युदंड की सजा सुनाई है, इसके लिए अब 72 के अंतर्गत क्षमादान के लिए याचिका दायर की जाती है। और ये जो याचिका होती है, जो याचिका, इसे मर्सी प्ली कहा जाता है, मर्सी प्ली कहते हैं, या इसे क्लीमेंसी प्ली कहा जाता है, या पिटिशन कहते हैं, क्लीमेंसी पिटिशन कहा जाता है या मर्सी पिटिशन कहा जाता है। तो जब तक इस मर्सी पिटिशन को डिस्पोज ऑफ नहीं कर दिया जाता है तब तक के लिए इसके फांसी का कार्यान्वयन जो है वो रोक दिया जाता है। यही आपका प्रलंबन कहलाता है, यही आपका रेप्राइव कहलाता है। अब मैंने आपसे बताया कि आर्टिकल 72 के अंतर्गत प्रेसिडेंट को, 161 के अंतर्गत गवर्नर को ये पावर मिला हुआ है, पार्डन पावर्स जो है। अब यहां पे प्रेसिडेंट महोदय को 72 में और 161 में गवर्नर को, दोनों में अंतर क्या है ये आप देख लीजिए। यहां पे जो अंतर बनाया गया है 72 और 161 के अंतर्गत, यहां पे देखिए, यहां 72 के अंतर्गत प्रेसिडेंट डेथ पनिशमेंट को पार्डन कर सकते हैं, जबकि यहां डेथ पनिशमेंट को इनके द्वारा पार्डन नहीं किया जा सकता है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि गवर्नर के द्वारा मृत्युदंड को माफ नहीं किया जा सकता है, मृत्युदंड को अन्य दंड में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी डेथ पनिशमेंट को यहां पे कम्यूट किया जा सकता है, उसका रेमिशन किया जा सकता है, लेकिन उसे क्षमा नहीं किया जा सकता है। ये बात आप स्पष्ट कर लीजिए। जबकि प्रेसिडेंट जो है वो मृत्युदंड को माफ कर सकता है, यहां पे पहला अंतर है। दूसरा अंतर जो है वो यहां
प्रेसिडेंट के द्वारा यदि किसी मार्शल कोर्ट के द्वारा, यदि किसी सेना न्यायालय के द्वारा यदि कोई दंड या दंडादेश दिया है तो उसे भी क्षमा किया जा सकता है, जबकि गवर्नर के द्वारा, मार्शल कोर्ट के द्वारा यदि कोई दंड या दंडादेश दिया गया है तो उसे माफ नहीं किया जा सकता है, क्षमा नहीं किया जा सकता है। ये दो बेसिक अंतर हैं और इन्हें आप देखें। चलिए, यहां पे प्रेसिडेंट को जो पार्डन पावर मिला है किन विषयों पर मिला हुआ है, तो प्रेसिडेंट महोदय को जो पार्डनिंग पावर मिला है उन विषयों से संबंधित ये इनको क्षमा करना है। इन्होंने कोई अपराध किया है और ये जो अपराध किया है किसी ऐसे विषय के संबंध में कोई कानून है, यानी ऐसा लॉ जो ऐसे सब्जेक्ट पर बनाया गया है और ऐसा जो सब्जेक्ट है जिस पर संघ की कार्यपालिकी शक्ति, यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो विस्तारित है। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि प्रेसिडेंट किन मामलों में क्षमादान कर सकता है, रेप्राइट कर सकता है, रेस्पाइट कर सकता है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई भी ऐसा विषय से संबंधित कोई कानून के संबंध में यदि इस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है जिस पर संघ की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार है, यानी जिस पर संघ जो है अपनी शक्ति को लागू कर सकता है, जिस पर कानून बना सकता है, उस विषय के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध किया है तो प्रेसिडेंट महोदय उसे क्षमादान कर सकते हैं। और यदि यह विषय राज्य कार्यपालिकी शक्ति के संबंध में है तो उस पर गवर्नर के द्वारा उसे क्षमा किया जा सकता है। तो संघ की कार्यपालिकी शक्ति के संबंध में यदि कोई विषय है और उस विषय के संबंध में किसी कानून के उल्लंघन में कोई अपराध किया गया है तो प्रेसिडेंट करेगा। राज्य की कार्यपालिकी संबंध के संबंध में कोई विषय है और उस विषय के संबंध में कोई कानून का उल्लंघन किया गया है तो उस पर गवर्नर के द्वारा क्षमादान किया जा सकेगा। अब यहां पे देखिए कि इनकी जो क्षमादान शक्ति है ये 72 और 161 के अंतर्गत ये इनका सोल डिस्क्रिप्शन नहीं होता है, ये इनका अपना सब्जेक्टिव जो है वो डिस्क्रिप्शन नहीं होता है। ये विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये जो कार्य करते हैं ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी यदि ये संघ की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कर रही है तो प्रेसिडेंट, और यदि राज्य की कार्यपालिका जो है आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है इनको एडवाइस कर रही है तो उस पर 161 के अंतर्गत। तो सिंपल सी बात मैंने आपसे ये बताया कि जो संघ की मंत्रिपरिषद है उसकी सहायता और सलाह से ऐसा समाधान किया जाएगा अनुच्छेद 72 के अंतर्गत, और राज्य की जो मंत्रिपरिषद है उसकी सहायता और सलाह से 161 के अंतर्गत गवर्नर के द्वारा किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात है, ये इनका अपना व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता है, ये मंत्रिपरिषद का निर्णय होता है। अच्छा, यदि 72 के अंतर्गत और 161 के अंतर्गत यदि इनके द्वारा कोई क्षमा कर दिया गया है तो क्या उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है? तो आंसर इज यस, इसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है और ये बात स्पष्ट कर दी गई है। ये केस आपकी बताई गई है मारू राम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की केस में ये बात स्पष्ट कर दिया गया है कि the powers which is given under the Article 72 and 161 is not beyond the scope of the judicial review. It means the pardoning powers is within the purview of the judicial review. ये मारू राम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये बात स्पष्ट कर दिया गया है। अब इस पर एक केस और है, वो केहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, केहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की केस में ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। और यहां पे ये बात स्पष्ट तौर पर बताई गई कि ये जुडिशरी के द्वारा यदि कोई निर्णय लिया गया है और कार्यपालिका के हेड के द्वारा यदि कोई निर्णय लिया गया है तो वो डिफरेंट प्लेन पर होता है, और प्रेसिडेंट के द्वारा जो जुडिशरी का कंक्लूजन है उसके बियॉन्ड जाकर के, उसके इतर जाकर के उसे देखा जा सकता है और उसकी जांच की जा सकती है। और अगेन ये इपुरू सुधाकर का केस है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा केस है। इपुरू सुधाकर वर्सेस ये स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश की केस में ये बताया गया कि यदि 72 के अंतर्गत जो पावर को यूज किया गया है, 161 के अंतर्गत जो पावर का यूज किया गया है, यदि उस पर अपना माइंड अप्लाई नहीं किया गया है तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। यदि ऐसा ऑर्डर जो है वो मैलाफाइडली दिया गया है तो उसका
जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। यदि इररिलेवेंट मटेरियल्स को कंसीडर करके ऐसे पार्डनिंग पावर को किया गया है तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, या मटेरियल जो रेलेवेंट फैक्ट थे या मटेरियल फैक्ट्स थे उन्हें हटा दिया गया है, उन्हें कंसीडर नहीं किया गया है, तो उसके आधार पर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। और यहां पे वो ग्राउंड्स बताए गए जिन ग्राउंड्स के आधार पर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 72 एंड 161। यहां पे अगेन मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट केस जो 2015 की है, ये शत्रुघ्न चौहान की केस है। शत्रुघ्न चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की केस में, स्टेट ऑफ यूपी की केस में ये बहुत ही लैंडमार्क केस है और जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि यदि डेथ पनिशमेंट या कैपिटल पनिशमेंट को यदि इनऑर्डिनेट अतिशय विलंब किया गया, उसे डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया, ऐसी मर्सी पिटीशन को अति विलंब किया गया है उसको डिस्पोज ऑफ करने में, तो ऐसी स्थिति में डेथ पनिशमेंट को कम्यूट किया जा सकता है, लाइफ इंप्रिजनमेंट में बदला जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो शत्रुघ्न चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में यह बता दिया गया कि मर्सी पिटीशन के लिए आप यानी एग्जीक्यूटिव कोई सर्टेन टाइम फिक्स कर ले, और यदि ऐसा कोई टाइम नहीं है तो यदि ये अति विलंब किया गया है तो यहां पे डेथ पनिशमेंट को कन्वर्ट किया जा सकता है। और यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ ऑब्जर्वेशन दिए गए जिससे फॉलो किया जाता है, जिसको कैपिटल पनिशमेंट मिला हुआ है। कैपिटल पनिशमेंट में यह बताया गया कि यदि मर्सी पिटीशन यदि पास किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर MHA के सामने यदि मर्सी पिटीशन आई है तो इसको तुरंत जो है वो प्रेसिडेंट के सामने रखा जाना चाहिए अलोंग विद द जुडिशियल रिकॉर्ड, जुडिशियल रिकॉर्ड के साथ। यदि मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट किया गया है तो इसकी सूचना तुरंत प्रिजनर्स को जो डेथ कन्विक्ट है उसे दिया जाना चाहिए और उसके फैमिली के मेंबर्स को दिया जाना चाहिए। और यदि ऐसी मर्सी पिटीशन रिजेक्ट किया गया है तो रिजेक्शन और उसके एग्जीक्यूशन यानी उसको फांसी देने के बीच में जो अंतराल होना चाहिए वो 14 दिन का मिनिमम होना चाहिए, जिसके भीतर वो अपने परिवार से मिल सके, अपने लिए अपने गॉड से प्रेयर कर सके और अपने आप को मेंटली स्टेबल कर सके। ये गाइडलाइंस आपकी शत्रुघ्न चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में दिया गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरीके से वीडियो मैं आपके साथ लेके आता रहूंगा। थैंक यू।